जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आया हूँ झारखंड फील्ड वर्कर मॉक टेस्ट 9। ऑलरेडी 8 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं यानी 120 गुने 8 यानी 960 क्वेश्चनों का संग्रह हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फील्ड वर्कर के लिए लेके आए हैं। और ये पेपर 3 का नेक्स्ट पार्ट 9 जो है, मॉक टेस्ट 9 जो है, फुल लेंथ टेस्ट जो है लेके आया हूँ। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे और इसको मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ। तो चैनल पे नहीं होंगे और यदि झारखंड का फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं या तो झारखंड से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। ये है मोटिवेशनल थॉट ताकि आपको ऊर्जावान बना के रखेगा और अंतिम तक वीडियो को देखकर और सीखने के लिए प्रेरित करेगा। रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती वो सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ये मोटिवेशनल थॉट है कि जिसने रातों से है जंग जीती वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम शुरू करेंगे और ये जो करवा रहा हूँ मैं इसी चैनल के माध्यम से झारखंड की राज्य व्यवस्था का जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जेन्युइन क्वेश्चन हैं। ये प्रैक्टिस सेट 9 है और इसी को आज हम 120 क्वेश्चनों के संग्रह को हम पूर्ण रूप से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समान अध्ययन के 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जानेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे। पहला है बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष कौन है? विशेष ललित विस्तर, मिलिंद पन्हो, सारीपुत्र प्रकरण या अवरदान शतक। तो ये कौन है? तो ये हैं ललित विस्तर। और ये जो है हमारा वीडियो शाम को 7 बजे अपलोड हो जाता है, सुबह में पीडीएफ जाता है। आप पीडीएफ से जाके क्या करें, पहले इसको टिक कर लें और जान लें कि कितने क्वेश्चंस हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और शाम को इसमें आप मिला सकते हैं। अगला हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हैं मारिया सारापोवा, बिल क्लिंटन, सत्या नडेला, मार्क जुकरबर्ग। तो हिट रिफ्रेश के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला हिट रिफ्रेश के लेखक हैं। देखिए, लेखक से क्वेश्चंस फिक्स रहता है, तो लेखक जो है ना पुराने वाले लेखक ज़्यादातर पूछता है झारखंड में, ये ध्यान रखेंगे। अशोक का मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो ये किस लिपि में है? ब्रह्मा लिपि में, खरोष्टी लिपि में, अरमाइक लिपि में या देवनागरी लिपि में? तो ये है खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुआ था? 1963, 1966, 1969, 1970। तो ये 1969 में हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए राय राजधानी आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि राय राजधानी आप जो है सो याद कर लें। देश के राय राजधानी कजाकिस्तान की मुद्रा है सूम, टेंगो, सोमोनी, मनात। तो कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तो ये है टेंगो। कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? टेंगो है। अगला चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो चित्रा उपन्यास जो है सो किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? ये आपको उत्तर देना है। तो प्रेमचंद है। कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो इस संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो किसके द्वारा थे? तो ये थे हमारे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? 73वें संविधान संशोधन की विशेषता है
नहीं है। कौन सी विशेषता 73वें संविधान संशोधन की नहीं है? ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थानों की संवैधानिक दर्जा और महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो कौन सी विशेषता नहीं है, ये उत्तर देना है। तो महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण ये विशेषता नहीं है। महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण ये विशेषता नहीं है। बाकी बस सारे जो ऑप्शन हैं वो सही है। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन से ही है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान, खुला मतदान। तो कैसा मतदान किया गया है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में। तो ये कब प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया है अप्रैल 2002 में। कब किया गया? अप्रैल 2002 में ये जो है हमारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी या अति निम्न मानव विकास श्रेणी। तो किस माध्यम में रखा गया है? तो ये रखा गया मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है। और ये जो है सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश में जो सरकार है, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा लागू किया गया था, जारी किया गया था UNDP रिपोर्ट। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? बोकारो में, घाटशिला में, हजारीबाग में या रांची में? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये घाटशिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? घाटशिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसका अधिकार था? तो ये दोनों है, राज्य सरकार का भी है और केंद्र सरकार का है। खनिजों पर अधिकार राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों पर है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? तो भारत सहायता क्लब की जो स्थापना है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पाँचवीं? तो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सहायता क्लब की स्थापना हुई थी। अगला पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना कौन से माना जाता है? द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चौथी योजना या पाँचवीं योजना? तो तृतीय योजना को जो सर्वाधिक असफल योजना को माना जाता है। तृतीय योजना जो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कब चला था? तो ये 56 से 61 था दूसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं और ये जो है आपका जो है मॉक टेस्ट चल रहा है 8 मॉक टेस्ट जो हमारी प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजना अनुमोदन करने हेतु भारत के अंतिम प्राधिकारी कौन है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, योजना आयोग, मंत्री, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत के अंतिम प्राधिकारी कौन है ये बताना है। तो ये हैं हमारे इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम प्राधिकारी कौन होते हैं? तो ये जो होते हैं राष्ट्रीय विकास, ये कौन होते हैं पंचवर्षीय योजना में? ये जो होते हैं पंचवर्षीय अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ये तीनों ऑप्शन जो है गलत हैं। ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका स्थापना 1952 में हुआ था और इसी के द्वारा पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने का अंतिम प्राधिकार होता है। अगला मॉडरेट संबंधित है उत्पाद कर से, मूल्यवर्धित कर से, धन कर से या आय कर से। तो ये जो है मॉडरेट जो है किससे संबंधित है? तो मूल्यवर्धित कर से। मॉडरेट किससे संबंधित है? मूल्यवर्धित कर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 21,
भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो सबसे पहले जो पंचायती राज है वो किस राज्य, कौन सा राज्य अपनाया था? तो वो राजस्थान था। राजस्थान के नागौर ज़िले से ये चीज़ें जो है अपनाई गई थी। अगला, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? जोरहाट, नीलगिरी, दार्जिलिंग या कूच बिहार? तो सर्वाधिक जो चाय का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? तो ये दार्जिलिंग में होता है। दार्जिलिंग जो है असम का एक जगह है जहाँ पे चाय का सर्वोत्तम पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? कौन सा राज्य में जो कुकी जनजाति निवास करती है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम? तो ये मणिपुर में है, और मणिपुर में यही है कुकी जनजाति और एक और जनजाति थी जिसके बीच क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चले और वहाँ काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, नसीरुद्दीन मोहम्मद? तो जो है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारत का नृत्य कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कथक है, मणिपुरी है, उड़ीसी है या कथकली है? तो कथक जो नृत्य है कौन सा है? कथक नृत्य जो है ये हमारा उत्तर भारत का नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। मणिपुरी, कथकली जो है ये जो है मणिपुरी मणिपुर का है। कथकली जो है सो कहाँ का है? उड़ीसा का है। कथकली है कर्नाटक का क्या है? कथकली। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? ये एक मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं या नृत्यांगना है? तो ये अमृता शेरगिल एक चित्रकार हैं। क्या है? अमृता शेरगिल एक चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो आदि शंकर का जो जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। अब केरल से और भी तो चीज़ जान लीजिए, केरल जो है सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। यहाँ के 90% लोग जो हैं साक्षर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? शंकराचार्य, रामानंद, कबीर या चैतन्य? कौन थे जो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे? तो ये किए थे शंकराचार्य। कौन किए थे? शंकराचार्य किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई? तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बताना था। तो ये है हमारा हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है। अगला, भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, रांची, कोलकाता? तो धनबाद में है। ISM कहाँ है? धनबाद में है। और जो है इसका स्थापना कब हुआ था आप ज़रूर बताएँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्न राज्यों में किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? केरल में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में या गोवा में? तो कहाँ पे अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो ये है हमारा हरियाणा में। हरियाणा में जो है अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, ST वहाँ नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? देखिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, चैनल पे नहीं होंगे, कुछ सीख पा रहे होंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसे जानकारी आपके दोस्तों को भी पता रहे और वो भी अपने जो तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी और भी बूस्ट हो सके। तो कौन सी जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित नहीं पाई जाती है? तो मारिया, असुर, बदगा या सहरिया? तो बदगा जनजाति। कौन सी है जनजाति है? बदगा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है और ये जो है यह जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? कौन संत थे जो महाराष्ट्र से थे? व्यास, त्यागराज, तुकाराम या मैत्री? तो कौन से संत जो थे महाराष्ट्र से थे? इसका उत्तर देना है तो तुकाराम जो थे ये महाराष्ट्र से थे। काफ़ी नाम इसका प्रचलित है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला, दक्षिण भारत के अलवार थे? दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? योद्धा थे, व्यापारी थे, संत थे या मूर्तियों के शिल्पकार थे? तो ये संत थे। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? संत थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय चित्रकला में
पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? नंदलाल बोस, जेमिनी राय, अविंद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो कौन थे? तो ये थे हमारे जेमिनी राय। कौन थे? जेमिनी राय थे, जो पुनर्जीवनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? मुगल काल में मंसूर था एक महान कवि, वास्तुकार, चित्रकार या सूफी संत। तो मुगल काल में मंसूर कौन था? तो ये थे हमारे मुगल काल में मंसूर एक महान चित्रकार थे। कौन थे? एक महान चित्रकार थे। अगला, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, वाराणसी, मैसूर या उज्जैन। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है, इसका जवाब देना है। तो ये हमारा मैसूर में है। कहाँ है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत की प्राचीन भाषा है, हिंदी है, प्राकृत है, संस्कृत है या पाली है। तो भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ये हमारी है संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार में, इंडोनेशिया में, मॉरिशस में, सिंगापुर में। तो कहाँ की भाषा तमिल है? कहाँ की प्रमुख भाषा तमिल है? इसका उत्तर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंगापुर की भाषा तमिल है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है? मतलब वहाँ पर ये भाषा बोला नहीं जा रहा है। जैसे हमारे झारखंड में बहुत सारे ज़िलों में जो खोरठा बहुत कम बोला जाता है, तो महली, सिंधी, माछी या दिमासा। तो ये दिमासा एक भाषा है जो महाराष्ट्र की भाषा है और ये लुप्त होने के कगार पे है। एक जानकारी आपको खुद देना चाहता हूँ कि जो फील्ड वर्कर का सिलेबस है, जिसमें झारखंड के 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये 50 क्वेश्चन के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और ये सामान्य जीके के 40 क्वेश्चन, गणित के 10 प्रश्न और विज्ञान के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है और आपको एक सफलता हासिल करनी है। अब देखते हैं हम झारखंड से आने वाले प्रश्नों को। झारखंड से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं बराबर बताता हूँ। और इसीलिए हम क्या किए हैं कि झारखंड के प्रीवियस ईयर को इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में है 240 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर नदी की लंबाई कितनी है ये बताना है। तो दामोदर नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर। कितना है? 290 किलोमीटर है। अगला, दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के किस योजना के आधार पर तैयार की गई थी? तो दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के किस योजना के आधार पर तैयार की गई थी? सेलेवेसी घाटी योजना, टेनेंसी घाटी योजना, वेवेल घाटी योजना, इनमें से कोई नहीं। तो किस योजना पर किया गया था? तो टेनेंसी घाटी योजना पर जो है योजना के आधार पर तैयार किया गया था दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 और 44 क्या कह रहा है? झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो 80%, 100%, 50% या 90%। तो कितनी भागीदारी है झारखंड और मतलब योजना राशि में राज्य सरकार में कितना राशि का जो है भुगतान करती है? तो 100%। जो भी योजना निकलती है औद्योगिक पुनर्वास से संबंधित, उसमें पूरा का पूरा वह हमारी राज्य सरकार करती है। अगला, विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? ऑपरेशन फ्लड, प्लस पोलियो अभियान, मिड डे मील, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो कौन सा योजना चलाया गया था? जो बच्चे थे स्कूल नहीं पहुंच रहे थे, तो मिड डे मील का जो है ये योजना को चलाया गया था, ताकि जो है बच्चे कम से कम खाने के बहाने स्कूल पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। आदिम जनजातियां झारखंड में लगभग कितने ज़िले में पाई जाती है? 18, 22, 23 या 24। तो कितने ज़िले में पाई जाती है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 24 ज़िले में आदिम जनजातियां कुछ ना कुछ हिसाब से पाई ही जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। अवंतिती गीत किस समय गाया जाता है? वसंत के समय, धान बुआई के समय, शादी ब्याह के समय, इनमें से कोई नहीं। तो अवंतिती गीत जो है सो कब गाया जाता है? शादी ब्याह के समय गाया जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ, हुंडरू, दसम या जोन्हा। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। कौन सा है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48।
बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पलामू में, लातेहार में, रांची में या हजारीबाग में? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये हमारा लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, दामोदर, बूढ़ाघाघ, शंख। तो ये बूढ़ाघाघ नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बूढ़ाघाघ नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? धनबाद में, हजारीबाग में, बोकारो में, वर्धमान में? तो धनबाद में स्थित है। मैथन जल विद्युत परियोजना जो है ये हमारा धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 2 फरवरी 2006, 9 फरवरी 2009, 1 अप्रैल 2008। तो ये जो पूरा जिला में जो है कब लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2008 को पूरे झारखंड के ज़िले में लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, ये झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तापीय विद्युत, पनबिजली, नाभिकीय विद्युत या वायु ऊर्जा? तो विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, ये क्वेश्चंस बताना है। तो ये तापीय विद्युत है। कौन सा है? तापीय विद्युत जो है विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की आकृति कैसी है? झारखंड की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, गोलाकार है या आकृति विहीन है? तो झारखंड की आकृति कैसी है ये बताना है। तो झारखंड की आकृति जो है आकृति विहीन है। झारखंड की आकृति कैसी है? आकृति विहीन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड की आकृति कैसी? चतुर्भुजाकार है। कैसी है? चतुर्भुजाकार है। अगला, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर देना है तो लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 है, झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि है, खनिज पदार्थ है, कुटीर उद्योग है, बड़े उद्योग हैं? तो झारखंड के लोगों का सबसे बड़ा जो साधन है वो कृषि ही है। भले यहाँ ज़्यादातर खनिज हैं लेकिन इसका आधार जो है कृषि पर ही डिपेंड है। झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग सतही जल से संबंधित है? 88.20%, 82.70%, 75.80% या 68.5%? कितना प्रतिशत सतही जल है? तो 82.7% है। कितना? 82.7% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड जनजातियों में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ है वे हैं? उरांव है, संथाल है, मुंडा है या हो है? तो कौन सी जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो उरांव जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? दालमा अभयारण्य, लावालौंग अभयारण्य, तोपचांची अभयारण्य, पलामू अभयारण्य? तो सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो पलामू अभयारण्य है। कौन सा है? पलामू अभयारण्य सबसे बड़ा उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो पलामू जो अभयारण्य है किस जिले में स्थित है? पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में या चतरा में? तो पलामू अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो लातेहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, लाडला उदा, शिवपुर एवं बरामसिया गर्मसोता किस जिले में स्थित है? जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज? तो कहाँ स्थित है? तो ये पाकुड़ में स्थित है। किस जिले में स्थित है? पाकुड़ में स्थित है। झारखंड के किस नगर को स्टील नगरी कहा जाता है? स्टील नगरी किसे कहते हैं? हजारीबाग, टाटा नगर, डालमिया नगर, रांची? तो झारखंड के किस नगर को स्टील नगर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टाटा नगर को। टाटा नगर को स्टील नगर या तो स्टील सिटी कहा जाता है। अगला है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, लातेहार, दलमा पूर्वी सिंहभूम, लावालौंग चतरा, गौतम बुद्ध अभयारण्य, हजारीबाग? ये अभयारण्य गलत है। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ये हमारा कोडरमा में है। कहाँ पे स्थित है? कोडरमा में स्थित है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, जनगणना 2011 के अनुसार के संदर्भ में असंगत को पहचान करें। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सही है। झारखंड राज्य का लिंगानुपात 949 प्रति हज़ार है। झारखंड राज्य का लिंगानुपात 949 प्रति हज़ार है।
अगला है झारखंड राज्य की साक्षरता दर 76.8% है, ये भी सही है। झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12.1% है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, 76.8% यहाँ की साक्षरता दर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू के, बिरसा मुंडा कोंटा मुंडा, लोकनाथ महतो और विनोद बिहारी महतो, मानकी मुंडा और गया मुंडा। तो किन दो भाई थे? तो सिद्धू कान्हू जो थे और चांद भैरव, ये दो भाई के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। संथाल विद्रोह क्या होता था? फूट पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस नगर में यूरेनियम प्रोसेसिंग कारखाना है? तो रांची में, घाटशिला में, गढ़वा में, साहिबगंज में। तो यूरेनियम प्रोसेसिंग कारखाना कहाँ पे है, इसका उत्तर देना है। तो ये घाटशिला में। यूरेनियम प्रोसेसिंग कारखाना कहाँ स्थित है? घाटशिला में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? झरिया कोयला खान, कर्णपुरा, पलामू कोयला खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा खान है ये बताना है। तो ये है हमारा कर्णपुरा कोयला खान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कोयले की खान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, टिस्को का चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? शंख कोयल नदी से, स्वर्णरेखा खरकई नदी से, दामोदर से या अजय से। तो कहाँ से प्राप्त होता है ये जवाब देना है। तो स्वर्णरेखा खरकई नदी से जो है ये जल की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में। तो ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में जो है 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान सबसे ज़्यादा है। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में, 2005 में, 2009 या 2010 में। तो ये झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट खाली जगह की दर से भोजन मुहैया कराया जाता है। 5 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 रुपये किससे कराया जाता है? 5 रुपये के से दर से भोजन मुहैया कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? कुड़ुख और मुंडारी, संथाली और भूमिज, उराव और पहाड़िया, अंगिका और खोटा। तो ये कौन सा जनजाति से है? तो ये है उराव और पहाड़िया। उराव और पहाड़िया जनजातीय समूह जो है द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? जमशेदपुर, दुमका, धनबाद या बोकारो। तो दुमका जो है ये झारखंड की उपराजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जयमंगल पांडे, कुंवर सिंह। तो कौन थे जिन्होंने ये इसका नेतृत्व किया था? तो तिलका मांझी थे। कौन थे? तिलका मांझी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? धालभूम, सारंडा, कोल्हान या डाल्टनगंज दक्षिण। तो कौन सा क्षेत्र है? तो सारंडा है। सारंडा अरण्य प्रभाग जो है बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? रांची में, हजारीबाग में, चाईबासा में या राजमहल में। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है इसका जवाब देना है। तो राजमहल में पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ? मुंडा विद्रोह, खेड़वार विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। तो कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित है? संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1820 से 37, मुंडा विद्रोह 1804 से 14, इनमें से कोई नहीं। तो संथाल क्रांति जो है 1855 ये जो है सिद्धू और कान्हू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है?
जमशेदपुर की स्थापना किसने की? दोराबजी टाटा, जमशेदजी नुसरजी टाटा, जमशेदजी रतनजी दादा भाई टाटा या रतन टाटा? तो जमशेदजी नुसरवनजी टाटा जो हैं ये जमशेदपुर का स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? दामोदर, अजय, गुमानी या स्वर्णरेखा? तो स्वर्णरेखा नदी में सोने का अंश को पाया गया है और ये जो है बराबर इस सब एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विकास योजना खाली जगह से संबंधित है? राज्य के सर्वांगीण विकास से, गांव के शिक्षा विकास से, गांव में अन्न वितरण से, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य के सर्वांगीण विकास से। अब आपके लिए एक कार्य है कि आप जो हैं चैनल को जो है सो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो है ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक भेजें, ताकि अच्छे जो पढ़ने वाले हैं वो इन सारे कंटेंट को अच्छे से ध्यान रखें और तैयारी को और भी अच्छा करें। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? विश्वनाथ टुडू, उषा किरण खान, भोगला सोरेन, तिलका मांझी? तो कौन थे? तो ये थे हमारे भोगला सोरेन। कौन थे? भोगला सोरेन। और इसी ने क्या था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? संथाल, मुंडा, उराव, कुरुमेली? तो संथाल जनजाति के जो लोग हैं ओल चिकी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। किसका लिपि इस्तेमाल करते हैं? ओल चिकी लिपि का। अगला क्वेश्चन है, कितने राज्य झारखंड के सीमा में है? 3, 4, 5 या 6? तो 5 राज्य हैं। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी है। कौन है? छत्तीसगढ़ और यूपी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह देता है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? लातेहार में, धनबाद में, सिंहभूम में, इनमें से कोई नहीं? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो लातेहार में स्थित है। कहाँ है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में स्थित है। अगला, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? बुद्धू भगत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू? तो पहले विद्रोही कौन थे ये बताना है। तो ये थे हमारे तिलका मांझी। कौन थे? तिलका मांझी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांक्ष रचकर उसे अपने हाथ में कर लिया? 1808, 1810, 1812, 1814? तो कब कर लिया था? तो ये 1814 में कर लिया था। 1814 में ये पलामू परगना को नीलाम करने का रचकर अपने हाथों में कर लिया। अगला, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? हैविट थे, कैप्टन विल्किंसन थे, टेलर थे, इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे ये बताना है। तो ये कैप्टन विल्किंसन थे। कैप्टन विल्किंसन दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? तो राजा फनी मुकुट राय, पूरनमल, शिव बालक या रुद्र प्रताप? तो इसका हो जाएगा हमारा पूरनमल। कौन थे? पूरनमल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। सफाहुड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा, सफाहुड़ आंदोलन के जनक कौन थे? लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया? आज़ाद दल, जनता दल, देशोद्धारक दल, इनमें से कोई नहीं? तो किस दल का गठन किया था? तो ये किए थे देशोद्धारक दल में। कैसे किए थे? देशोद्धारक दल में जो है ये संथाल परगना का गठन किया गया था। अगला, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 1875, 1885, 1895, 1901? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1895 में। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 1895 में। अब देखिए हम साइंस से जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। साइंस के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती, तो परावर्तन कौन होगा? यदि एक समतल दर्पण का आपतित किरण का 60 डिग्री का कोण बनाती तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 180 डिग्री? तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो ये बनाएगा 60 डिग्री का। आपतन कोण का मान जो है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। देखिए साइंस के क्वेश्चन ईजी रहते हैं। अगला, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है, समय का मात्रक, दूरी का मात्रक, तीव्रता का मात्रक, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मापन। तो एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ये उत्तर देना है। तो ये है दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित परिपथ अवयवों में से
कौन सा एक सक्रिय घटक है? प्रतिरोधक, ट्रांजिस्टर, प्रेरक या संधारित्र? तो कौन सा एक प्रेरक घटक है? तो ये ट्रांजिस्टर है। कौन सा है? ट्रांजिस्टर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षय, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो सभी कारण जो हैं जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। पेंट में तारपीन तेल किस रूप में प्रयुक्त होता है? वर्णक के रूप में, फिल्म बनाने की सामग्री के रूप में, थिनर के रूप में, शुष्कक के रूप में? तो किस रूप में होता है ये जवाब देना है। तो थिनर के रूप में होता है। पेंट में तारपीन तेल का उपयोग थिनर यानी पतला करने के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। पानी के एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा, नीचे जाएगा, वही बना रहेगा, उठेगा या नीचे जाएगा, या बर्फ़ के टुकड़े के आकार में निर्भर करेगा। ये उत्तर देना है। तो ये वहीं बना रहेगा। कहाँ बना रहेगा? जहाँ पे रखा रहेगा वहीं पे बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है? कोशिका कला, अंतर्द्रव्यीय जलिका, कोशिका भित्ति या सूत्रकणिका? तो कौन सा रहता है? तो ये रहता है कोशिका भित्ति। क्या रहता है? कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारक की संगणना की जाती है। 0.525 एम्पियर से, 0.5 एम्पियर से, 0.8 एम्पियर से, 1 एम्पियर से। तो परिपथ में धारक की गणना कैसे की जाती है, इसका उत्तर देना है। तो ये किया जाता है 0.5 एम्पियर से इसकी गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 kW के हीटर से गुजरने वाली धारक की संगणना करें। तो धारक की गणना करना है। 220 वोल्ट कार्य कर रहा है और 2 किलोवाट पर गणना कर रहा है। तो इसका क्या रहा है? धारक की गणना करें। तो ये क्या हो जाएगा? तो 2 × 1000 हो जाएगा ये, और इसको भागा दे दो 220 से। तो 0 से 0 कट गया और ये आ गया 20/22, यानी इसका आंसर आ जाएगा ये 9.1 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 9.1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? फैलोपियन ट्यूब है, गर्भाशय गिरवा है, मूत्रमार्ग है, योनि है? कौन सा जो है जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये उत्तर देना है। तो मूत्र मार्ग नहीं है। मूत्र मार्ग से जनन की कोई भी क्रिया नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत नहीं है। आलू है, चुकंदर है, चावल है, दलहनी फसल जो है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है लोहे की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, कैल्शियम की उपस्थिति। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियां क्या होती है? हरी होती है। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा आसान था, साइंस से क्वेश्चन। और ये मोटिवेशनल थॉट है कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए, चाहे जो भी हो जाए, अपने मुकाम तक पहुंचिए। ये मोटिवेशनल थॉट है। और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ कहूँगा कि यदि हमसे आप कुछ सीख पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अन्य खाद्य की अपेक्षा वसा उपचयन होने पर अधिकतम ऊर्जा देती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केवल दो। केवल दो। अन्य खाद्य की अपेक्षा वसा अपचयन होने पर अधिकतम ऊर्जा देती है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित हो जाती है आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा सम्मिलित होती है? आंतरिक ऊर्जा। घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें आंतरिक ऊर्जा भंडारित हो जाती है। इलेक्ट्रोप्लेट होने वाले वस्तु सदैव खाली जगह बनाई जाती है। जो धातु उस पर चढ़नी है वह सदैव बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? कैथोड एनोड, एनोड कैथोड, कैथोड कैथोड, एनोड एनोड। तो किससे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है कैथोड और एनोड से। किससे बनाई जाती है? कैथोड और एनोड से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105 का, ये हो जाएगा मेरा। कैथोड और एनोड से बनाई जाती है। वस्तु सदैव कैथोड
बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़ती है वह सदैव एनोड बनाई जाती है। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। अगला फ्लोएम नामक उत्तक किसमें पाया जाता है। उत्तक से जो है आपका जो मैं बताऊं कि बॉटनी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। फ्लोएम नामक उत्तक किसमें पाया जाता है। पशुओं के प्रजनन अंग में, पौधों में, कीटों में, स्तनधारियों में। तो किसमें पाया जाता है, तो ये पौधों में पाया जाता है। फ्लोएम नामक उत्तक किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन प्रथम ऑक्सीकरण है। प्रथम ऑक्सीकरण कौन सा है। प्रकाश श्वसन, प्रकाश अपघटन, प्रकाश तथा ऑक्सीजन प्रभावी विघटन, उपरोक्त सभी। तो ये आ जाएगा उपरोक्त सभी। प्रकाश ऑक्सीकरण क्या है, तो उपरोक्त सभी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो अवकारक तथा एक्जर्गोनिक है। अवकारक तथा अपचयी है। अवकारक एंडरगोनिक अपचयी है। अवकारक एंडरगोनिक और अपचयी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अवकारक एंडरगोनिक और अपचयी है, उपचयी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। प्रकाश संश्लेषण किसमें उपस्थित में शीघ्रता से होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें उपस्थिति शीघ्रता से होता है। पीली प्रकाश, श्वेत प्रकाश, नीला लाल प्रकाश और अंधेरा में। तो किसमें होता है, तो ये होता है हमारा श्वेत प्रकाश में। किसमें होता है, श्वेत प्रकाश में होता है। त्वचा का रंजन यानी पिगमेंटेशन किसके कारण होता है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट और मेलानोसाइट। तो किस में होता है, तो ये उत्तर देना है। तो इसका हो जाएगा हमारा मेलानोसाइट। किससे होता है, रंजन जो होता है मेलानोसाइट के द्वारा होता है। अब देखिए हम गणित के क्वेश्चंस जो है जगह के हिसाब से हम सॉल्व नहीं कर पाते थे। अब जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने लाए हैं कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब एवं आधार क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो इसका देखिए आंसर जो है हमारा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और कैसे होगा ये हम आपको बता देते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, इसको मैंने बना लिया है। इसका आधार 8 सेंटीमीटर, लंब 6 सेंटीमीटर, तो और इसका जो है कर्ण जो हम निकालें वह 10 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का वो योग होता है। तो 6, 8, 14 और 10 को 24 सेंटीमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। यदि 3 वर्ष बाद पी का हिस्सा 5 वर्ष बाद क्यू के हिस्से के बराबर हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो, तो क्यू का हिस्सा 1682 में क्या हो जाएगा। 800, 882, 982 या 700। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। जैसे पी जो है हम लिखते हैं ए बराबर पी इंटू 1 प्लस r/100 इंटू टाइम। तो इसमें जो है 105/100 आ जाएगा। पी का 3 वर्ष का और क्यू का 5 वर्ष का निकाल दिए यहाँ से। तो ये कितना है 441/440। और टोटल कितना दिया है 1682। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा कितना आ जाता है 841। तो 400/841 गुने 1682। तो 1682, 841 दूनी 1682, तो कितना आ गया 800 रुपया आ गया। कितना आ गया 800 रुपया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों में समान मात्रा में मिठाई बांटी जानी थी, लेकिन इस अवसर पर 30 विद्यार्थी अनुपस्थित हो जाते हैं। 120 विद्यार्थी में 30 विद्यार्थी अनुपस्थित हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक को एक एक मिठाई अधिक मिलता है। कुल मिठाइयों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको हम बनाए हैं, लेकिन एक आप अनुमान से भी बनाइएगा, बाय ऑप्शन बनाइएगा, तो इसका 360 होगा। कैसे होगा देख लीजिए। 120 में 30 लोग जो होते हैं सो गायब हो जाते हैं। तो मान के चलिए 90 विद्यार्थी बचे होंगे। तो 90 विद्यार्थी बचे हैं और 90 विद्यार्थी यदि सबको क्या एक एक हिस्सा अधिक मिल जाता है, तो 90 दूना कितना हो गया 180। और 180 का गुणनफल कौन सा है 360 है। इससे भी बना सकते हैं। और देखिए आपको मैं बता दूं कि 30 बच्चे चले जाते हैं तो 90 बच्चे बचते हैं और टोटल 120 हैं। तो x/90 माइनस x/120 बराबर 1। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो x का मान कितना था 360। अगला धारक के विपरीत चल रही नाव को कुछ दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलने पर उसे उतना ही दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए माना कि नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा। तो x + y का गुने 3 और x - y गुने 6। यदि x और y का अनुपात यदि हम निकालें तो 3:1 आता है। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 60% अन्य संख्या का 4/5वां भाग है, तो क्रमशः पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या चीज़ बोला गया, किसी संख्या का, तो x का 60% ये है, तो 4/5 के दूसरी संख्या के बराबर है। तो x गुने 60/100
बराबर 4/5। इसको यदि देखिए हम सॉल्व करके बना के दिखाएं आपको, तो 60/4 इसको काटे तो x और y का अनुपात कितना आ गया, 4:3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116। राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा, 20%, 25%, 30% या 15%। तो देखिए इसका आंसर है जो है मेरा 25% है। अब देखिए 25% कैसे आया, तो सबसे पहले 20% क्या था, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो मान के चलिए श्याम की आयु 5 वर्ष है, तो 1 कम है तो 4 वर्ष हो जाएगा, और दोनों का अंतर कितना, 1/4 गुने 100 हो जाएगा। राम की आयु से तुलना किया है तो 1/4 गुने 100 यानी 25% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25%। अगला 170 नंबर क्वेश्चन, 20%, 10% और 5% के क्रमशः 3 छूट किस अकेले छूट के बराबर है, 40%, 35%, 31.60% या 25.7%। तो इसका आंसर हो जाएगा 31.60%। तो इसको हम देखिए बनाएं किस टाइप से है। देखिए क्रमिक छूट जब भी बोला जाए तो 20% तो पहले नहीं है, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 5 में 1 का छूट, तो 5 और 4 हो जाएगा। बिफोर पहले 5 था फिर 4 हो गया। फिर 10% में 1/10 यानी पहले 10 था अब 9 हो गया, और 5% 1/20 यानी पहले 20 था अब 19 हो गया। तो 20 25 100 और 100 गुने 10 बराबर 1000 और 684 यानी 316/1000 गुने 100। यदि इसको काटते हैं तो कितना आ जाता है, 31.6%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118। इसको देखिए आप बाय ऑप्शन से बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या में 3 अंक हैं, बीच वाला अंक दूसरे अंकों का योग है, प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है, तो संख्या क्या है। देखिए 121 होगा। बोल रहा है बीच वाला अंक जो है दूसरे 2 अंकों का योग है, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर, प्रथम अंक जो है ये तीसरे अंक के वर्ग के बराबर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से सॉल्व किए हैं। माना कि 3 अंक जो दिए कि x y z भी हो जाएगा, और बोला दूसरा जो संख्या है बीच वाली जो संख्या है वो दोनों संख्याओं के योग के बराबर है, तो y बराबर x + z, x बराबर z का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो x बराबर z बराबर 1 और y बराबर 2, तो 1 2 1 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन। 4000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 4000 का 10% 1/10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 400, फिर 400 और इसका हो जाएगा 40, यानी 800 कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा, 840 हो जाएगा। देखिए इसमें भी हम जो है डिटेल बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए 400 आ गया 1/10, इसका भी 2 साल का, फिर इसका हम 1 साल का और निकालेंगे तो कितना आ गया, 40, तो 4 4 8 और 40, 440। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष पश्चात अपने पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, दोनों की आयु का योग 46 वर्ष है, तो पुत्र की आयु इस समय क्या होगी, 16 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष या 13 वर्ष। तो ये हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है। सो मानेंगे पिता की उम्र क्या है, x वर्ष है, और पुत्र की आयु y वर्ष है। दोनों का योग जो है x + 4, मतलब दोनों में 4 वर्ष बाद बोला है तो दोनों में 4 कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पहला आ जाएगा x - 2y बराबर 4, और दोनों का योग कितना दिया, x + y बराबर 46। तो y का मान कितना आ जाएगा, y यानी पुत्र की आयु पूछा है तो y का मान निकालें तो कितना आ गया, 14 वर्ष। तो ये थे हमारे टोटल 120 क्वेश्चन, और ये मॉक टेस्ट 9 था। बहुत जल्द जो है सो मॉक टेस्ट 10 जो आपके सामने उपलब्ध होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मॉक टेस्ट दें ताकि पता चले कि आप कितने क्वेश्चन जान पाएँ। चूँकि झारखंड के जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 11वां पार्ट जो है 11वां क्लास मैंने करवा दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके 5 ईयर वाले जो प्लेलिस्ट बना है उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आगे वीडियो को बनाने में, आप कुछ अच्छे कंटेंट देने में हमें अच्छा लगे और आगे से प्रेरित हो पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।